बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान। हमेशा की तरह आज एक नया प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के मौज़ूआत की फहरिस्त में आपके सामने रखे देता हूँ। हिंदुस्तान जिस किस्म के इक़दामात मकबूजा जम्मू कश्मीर में उठा रहा है, इस हवाले से पाकिस्तान के अमेरिका जनरल असम्बली में यूनाइटेड नेशन में मंदूब मुनीर अकरम जो हैं, उन्होंने एक ख़ुसूसी बयान जो है वो वहाँ पे रिकॉर्ड करवाया है। मुनीर अकरम साहब पाकिस्तानी सफ़ीर जो हैं, उन्होंने अमन की सकाफ़त नामी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मुबाहिसे में बयान दिया है, जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में भारतीय एहलकारों की जानिब से किए गए 2400 से ज़ायद मुबैना जराइम की तमाम तर तफसीलात अक़वाम मुत्तहिदा को मुहैया कर दी गई हैं। इसी तरह हम देख रहे हैं कि तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर के साबिक चेयरमैन शहीद मोहम्मद अशरफ सहराई की तीसरी बरसी इतवार के रोज़ 5 मई को लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ दोनों जानिब इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। एक बड़ी शख्सियत, तहरीकी शख्सियत, नज़रियाती शख्सियत मोहम्मद अशरफ सहराई जो हैं, आज भी कश्मीरियों के दिलों में ज़िंदा हैं। 11 मई को आज़ाद जम्मू कश्मीर में बिजली के नाजायज़ बिलों के ख़िलाफ़ एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया जा रहा है और तमाम अज़ला से, शहरों, कस्बात से, देहात से लाखों लोगों को कॉल दी गई है जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से कि वो मुज़फ़्फ़राबाद कानून साज असम्बली के बाहर पहुँचें। वहाँ पे जलसा होगा और उसके बाद गैर मुअय्यना मुद्दत तक धरना दिया जाएगा जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते। इस हवाले से आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने ये किया है कि इन्होंने पंजाब कांस्टेबलरी और फ्रंटियर कांस्टेबलरी जो है FC और PC नीम फ़ौजी जो दस्ते हैं, उनकी तैनाती के लिए जो है फ़ोर्स मांगी है, जिस पर आज़ाद जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी जमातों ने ये कह दिया है कि ये नाकाबिल कबूल है कि अगर अंदरूनी सतह पे एक बात पब्लिक मुतालबा कर रही है तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर को चाहिए कि इन लोगों को शरपसंद करार दे के सूरत हाल को मज़ीद ख़राब ना करे, बल्कि इन्हें डायलॉग के अंदर इंगेज करे। इसी तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कश्मीर पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट मुज़फ़्फ़राबाद ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान के गैर कानूनी जो इक़दामात हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से, जो खिलाफ वर्जियाँ हैं, 5 अगस्त 2019 से लेकर 1 मई 2024 तक, तो 65 सफ़हात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक आबादी का तनासुब जो है वहाँ पे उसको भी ख़राब किया जा रहा है। 6 मिलियन से ज़ायद, 60 लाख से ज़ायद लोगों को मकबूजा जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल जारी किए गए हैं, जो वहाँ के नेशनल्स नहीं हैं, जो वहाँ के स्टेट सब्जेक्ट नहीं हैं। 60 लाख लोगों को रियासत जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल जारी करने का मतलब ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम करारदादों की नफ़ी की जा रही है और डेमोग्राफिक चेंज जो है उसको मोदी सरकार वहाँ पे कर रही है। 2019 में मकबूजा कश्मीर के वोटर्स की तादाद 76 लाख थी, जबकि 1 जनवरी 2024 तक इनमें 11 लाख का इजाफा हो गया, तो 87 लाख वोटर्स होने चाहिए थे। वहाँ की जेलों में मकबूजा जम्मू कश्मीर में 3600 कैदियों की गुंजाइश है, जबकि वहाँ पे जो कैदी रखे गए हैं वो 5000 से ज़ायद हैं इस वक्त। जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब, ये मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, इन पे हम बात करेंगे। एक और जो बात यहाँ पे आजकल चल रही है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक ही डिवीज़न से सदर और वज़ीर आज़म के होने की वजह से दूसरे डिवीज़न्स पुंछ और मुज़फ़्फ़राबाद में कुछ लोगों के अंदर इंतशार पाया जाता है कि ये ऐसा क्यों किया गया है कि एक ही इलाके के जो लोग हैं उन्हीं को सदर और वज़ीर आज़म की कुर्सी दे दी गई, जबकि शायद माजी में ऐसा नहीं होता था। इसी तरह हम देखते हैं कि कनाडा में सिख अलहदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल के इल्ज़ाम में 3 हिंदुस्तानी शहरी जो हैं वो कनाडा की पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिए हैं। और अमेरिका ने भी ये बात कही है कि वहाँ पे जो पुन्नू एक और साहब हैं
पुन्नू साहब को भी कत्ल करने के लिए इन्होंने हिंदुस्तान की एजेंसी जो है रॉ, इन्होंने आगे जो हैं लोग हायर किए हैं। इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो सूरत हाल है इसमें कशीदगी पाई जाती है। इसके अलावा ये चरणजीत सिंह जो हैं भारतीय पंजाब के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के रहनुमा चरणजीत सिंह चुन्नी ने कहा है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के ज़िला पुंछ में भारतीय फौजी काफ़िले पर हालिया हमला भारतीय जनता पार्टी ने अपने सियासी फ़ायदे के लिए करवाया है। 2 गाड़ियों को निशाना बनाया गया था ज़िला पुंछ मीशीधर के करीब, और 2 गाड़ियों को फायरिंग के निशाना बनाने के नतीजे में 5 फौजी एहलकार ज़ख्मी हुए थे, एक जाकर अस्पताल में दम तोड़ गया था। तो चरणजीत सिंह चुन्नी कहते हैं कि ये हिंदुस्तान ने खुद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है। मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं। राय साहब, आज के टॉपिक्स इस पे आप क्या कहेंगे? अंसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखें कि जब से भारत में जो है वो इलेक्शन शुरू हुए हैं, जनरल इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे, जनरल इलेक्शन के बाद हम देखते हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो है वो मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो क्रैक डाउन शुरू कर दिया गया है अपने मज़मूम मकासद के असूल के लिए। जिस तरह के अभी रिपोर्ट्स भी आपने शेयर की हैं कश्मीर इंस्टीट्यूट की भी, और बैरून मुल्क से भी जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे ये चीज़ कोट की गई है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो मज़ालिम में बेइंतहा इजाफ़ा कर दिया गया है। बिलखुसूस इस वक्त पुंछ में जो है वो सुरन कोट में और इसके अलावा बहुत सी दीगर जगहों पे जम्मू के अंदर राजौरी में, इसी तरह सांबा में और कुछ श्रीनगर के एरियाज़ जो हैं वहाँ मिलिट्री पैरा फोर्सेस हैं, और उन्हें जो है वो फ़ज़ाई जो है हेलीकॉप्टर्स की भी इमदाद हासिल है। फिर ड्रोन्स जो हैं, फिर सराग रसां कुत्ते जो हैं उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। घर घर लोगों की तलाशियाँ की जा रही हैं। हमारे जो नौजवान हैं वहाँ पे, फिर जो बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, उन्हें बेजा तंग किया जा रहा है। और फिर जिस तरह से वहाँ पे जो है वो वोट के असूल के लिए बीजेपी का वो अपना एक वज़ीर आला भी लाना चाहते हैं, जो आइंदा असम्बली के वहाँ पे लोकल इलेक्शन होने जा रहे हैं, और फिर जो लोकसभा के इलेक्शन हैं उसकी भी नशिस्तें हैं वहाँ पे, वो भी उन्हें स्वीप करने के लिए जो है वो हर हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये सारी चीज़ें इंतहा की जो लाकानूनीत है और जिस तरह से लोगों को वहाँ पे हरासा किया जा रहा है अंसार साहब, उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। और मैं सल्यूट पेश करता हूँ अपने उन मकबूजा जम्मू कश्मीर के बहन भाइयों को कि वो फिर भी जो उनकी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है और उनकी अंदर जो आज़ादी के लिए तड़प है, उसमें कोई राय बराबर भी फ़र्क नहीं आया। वो तमाम जुल्म सह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन उनका जो अपना एक नज़रिया है अपने वतन की आज़ादी का, भारत के कब्ज़े से जो है वो छुड़ाने के लिए वो अपनी जो जदोजहद है वो उसमें जो है वो उसी तरीके से डटे हुए हैं जी, माशाल्लाह। हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक दुनिया की मुनफरिद जगह है मकबूजा जम्मू कश्मीर, जो कि एक जेल में बदल चुकी है, लेकिन उन्हें कहीं से भी बैरूनी किसी किस्म की कोई अस्करी इमदाद नहीं मिल रही। लाइन ऑफ कंट्रोल पे बाड़ लगा दी गई है, किसी किस्म की वहाँ पे मूवमेंट मुमकिन नहीं है। उसके बावजूद जो है वो बड़ी जुआमर्दी के साथ जो है वो एक तारीख़ रकम कर रहे हैं। और ये अंसार साहब वक्त गुजरने में कुछ देर नहीं लगता। ये जो जाबराना जालमाना जो तरीक़ेकार जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं मोदी सरकार की तरफ से, एक वक्त आएगा और ये लोग जो हैं ये फ़ख्र से कह सकेंगे कि हमने ये जुल्म और जबर बर्दाश्त किया, लेकिन हमने सरेंडर नहीं किया। आज़ाद कश्मीर की बात आप करते हैं, जिस तरह के 11 मई को एहतजाज होने जा रहा है, तो इसमें मैं समझता हूँ कि एहतजाज जो है वो आवाम का बुनियादी हक़ है और उनके जायज़ मुतालबात हैं, जिन्हें जो है वो रियासत एक माँ की तरह होती है और उसे लोगों की जो शिकायत हैं उन्हें गौर से सुनना चाहिए, हमदर्दी के साथ सुनना चाहिए, उन्हें रिलीफ जो है वो फराहम करनी चाहिए। और जिस तरह से आप FC का बता रहे हैं कि यहाँ पे 6 प्लाटून जो हैं उनकी दरख्वास्त की गई थी, उसकी मंजूरी दे दी गई है, और उसका जो चीफ़ सेक्रेटरी साहब का जो
मौक़िफ़ सामने आया है, उस जो लेटर है उसमें तो वाज़िया तौर पे मेंशन है कि यहाँ पे जो आज़ाद कश्मीर में स्पेशली आइडल प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पे जो गैर मुल्की स्पेशली चाइनीज़ काम कर रहे हैं उनकी हिफाजत के लिए जो है ये फ़ोर्स मंगवाई गई है। लेकिन उसके साथ साथ 11 मई को जो हो रहा है मुज़ाहरा, उसके हवाले से भी उसमें मेंशन है कि मुज़ाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए जो है ये फ़ोर्स मंगवाई जा रही है। लेकिन वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो हैं उन्होंने इस चीज़ की नफ़ी की है और यकीनदहानी करवाई है कि ये फ़ोर्स सिर्फ गैर मुल्कियों की हिफाजत के लिए है, ये आज़ाद कश्मीर के जो मुज़ाहिरीन हैं उनके ख़िलाफ़ ये इस्तेमाल नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि जहाँ पे हुकूमत जो है उसे चाहिए कि वो ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करे, लोगों के साथ बजाय वो पुलिस डंडों या लाठी चार्ज या आंसू गैस का इस्तेमाल या गिरफ्तारियाँ करने के बजाय लोगों से मुज़ाकरात करके उनके जायज़ जो मुतालबात हैं उन्हें हल किया जाए। इसी तरह मैं समझता हूँ कि जो एहतजाज कर रहे हैं उन्हें भी ये चाहिए कि वो इंतहा तक ना जाएँ, और अगर हुकूमत की तरफ से उन्हें मुज़ाकरात की ऑफ़र होती है और बामक़सद मुज़ाकरात होते हैं तो यकीनी तौर पे जो है वो उन्हें जो है मुज़ाकरात करने चाहिए। जी, आप समाअत फरमा रहे हैं ख़ुसूसी प्रोग्राम वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान पे, और हम गुफ्तगू कर रहे हैं जिन मौज़ूआत पे वो आपके सामने हमने रख दिए हैं। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, इल्तमास होगी कि आप भी प्रोग्राम में हिस्सा लें, शामिल हों प्रोग्राम में, और जिस कदर अपनी इनपुट आप दे सकते हैं, ये एक लिहाज से यही आपकी सर्विस होगी कि आप अपने दिल की बात, अपने जज्बात का इजहार करें कि आप क्या चाहते हैं। ये बात हम जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं आवाज़ की लहरों के ज़रिए, रेडियो पाकिस्तान, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर के ज़रिए उन कंसर्न क्वार्टर्स तक पहुँचाएँगे ताकि आपकी बात सुनी जा सके। यहाँ पे मैं नंबर दोहराए देता हूँ जिस नंबर पे आप फ़ोन करके तो अपने सवालात लिखवा सकते हैं, 05827927059। हमारा ये जो फेसबुक लाइव इस वक्त आप ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, इसके भी आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना नाम, जगह और सवाल लिखकर भेज सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने मेहमानाने गरामी की जानिब और उनकी आरा को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। चलते हैं अपने मेहमानों की। जी सामीन, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है मारूफ इंटेलेक्चुअल, दानश्वर, तज्जियाकार जनाब ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब ने। जनाब ब्रिगेडियर गजनफर साहब इस वक्त हिंदुस्तान के जो यहाँ पे मिस्टर मोदी की सरकार के जो अज़ाइम हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर में, वो इंतहाई वाज़े हैं। वहाँ पे बताया जा रहा है कि डेमोग्राफी चेंज करने के लिए 6 मिलियन से ज़ायद लोगों को, जो कि स्टेट सब्जेक्ट नहीं हैं, 60 लाख से ज़ायद लोगों को मकबूजा जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल जारी किए गए हैं। जनाब ब्रिगेडियर गजनफर साहब, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? ये तो ये सब आज की बात नहीं है। अमित शाह और बीजेपी की बाकी दहशतगर्दाना सरकार जो है, इन्होंने न सिर्फ ये कि कश्मीर का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ये चेंज कर रहे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर चेंज करना चाहती है। और उसके पीछे, उस डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के चेंज के पीछे जो इनकी फिलॉसफी है वो बड़ी क्लियर है। जिन्होंने RSS ने कहा था कि जी 1928 में कि भारत के अंदर सिर्फ हिंदू रहेंगे और हिंदुओं के अलावा किसी और जात को रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी, और जो लोग अगर रह रहे हैं वहां पे उनको हिंदुइज्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब उस RSS की फिलॉसफी को ये नरेंद्र मोदी जैसे दहशतगर्द लेके चल रहे हैं, और इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी फिजा बर्पा की। और जब खास तौर पे अब इलेक्शन का जो मौका आया है, तो वहां जो ये नरेंद्र मोदी जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है वो कोई प्राइम मिनिस्टर इस्तेमाल नहीं करेगा। वो एक थर्ड क्लास नाली और अपना गंदगी का एक कीड़ा इस्तेमाल कर सकता है, जहाँ वो माइनॉरिटीज को कह रहा है, मुसलमानों को कह रहा है, इन्फिल्ट्रेटर्स कह रहा है, कोई अपना चिल्ड्रन प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज कह रहा है। ये एक स्टेट इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन दुख की बात यह है कि इंडिया के अंदर जो दहशतगर्दी का और जो एक्सट्रीमिज्म का, हिंदुत्व टेररिज्म का जो लेवल है, ये बीजेपी के नीले पीले
नाली और कीड़े का लेवल है। अब वहां पे ये कर रहे हैं तो आईजे के जो है उसको तो आपको पता है कि इसने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दी है। अगर नरेंद्र मोदी ने अपनी स्टेटमेंट गुजरी हुई कहा कि हम नेहरू को माफ नहीं कर सकते, हम इंदिरा गांधी को माफ नहीं कर सकते कि उन्होंने जो है वो बंटवारा करवा दिया। इसके बाप का सब कॉन्टिनेंट था, सब कॉन्टिनेंट में तो तमाम लोग रहते थे, मुसलमान थे, इतने साल मुगलों ने हुकूमत की और इनको गुलाम बना के रखा। तो इसके अब्बा का इसके कोई जागीर तो नहीं थी इन लोगों की, हिंदुओं की, ये सब कॉन्टिनेंट। तो उसको डिवाइड कर दिया, पाकिस्तान, इंडिया और दुनिया में मुल्क नए बनते हैं, बेताशा मुल्क नए बने। इन्होंने जो हिंदुत्व, सैफरन टेररिज्म, येलो टेररिज्म की जो पॉलिसी रखी है उसके तहत जो है ये अपना यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन की, यानी 18 यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, उसके बावजूद जो ये वहां पे दहशतगर्दी कर रहे हैं। उसके आपको पता है कि एक यूएस कमीशन था इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम का, उसने कोई अप्रैल 2022 में इंडिया को जो है ना वो कंट्री ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट पर रिकमेंड कर दिया था। अभी जो रिपोर्ट आई है यूनाइटेड स्टेट्स की ह्यूमन राइट्स की, उन्होंने जो कुछ इंडिया के बारे में कहा है और जो कहा है वहां पे जो दहशतगर्दी हो रही है, और जो गार्जियन की रिपोर्ट आई है जिसने कहा, और कल ऑस्ट्रेलिया में इंडिया का अपना एक खुफिया दहशतगर्दी का नेटवर्क पकड़ा गया है जिसमें वो स्टेडियम मिलिट्री इंस्टॉलेशन के बारे में जो है वो जमात कर रहे, इंफॉर्मेशन जमा कर रहे। ये इंडिया का कल्चर है। अभी उसी कल्चर के तहत जो है ये जम्मू एंड कश्मीर का भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर चेंज कर रहे, और इसको चेंज करते हुए उन्होंने सिर्फ ये नहीं कि वहां स्टेट सब्जेक्ट्स के अलावा लोगों को आबाद तो कर ही रहे हैं, और ये आज चल रहा है। ये तो कोई पिछले जब से नरेंद्र मोदी ने किया है उससे आपको पता है ये भारत से दहशतगर्द, वो जो बीजेपी के दहशतगर्द थे, अंडरवर्ल्ड के जो लोग थे, जो डॉन्स के लोग थे, उनको लाके यहाँ पे आबाद किया, और उनको आबाद करके ये यहाँ पे जो है वो वैली का और बाकी जगहों का जो मुसलमानों का और हिंदुओं की जो वो परसेंटेज है उसको चेंज करना चाहता है। अब उसने आप देखिए ना, सिर्फ यही नहीं किया बल्कि जम्मू के अंदर जो अपना जम्मू जो असेंबली की सीट्स हिंदू डोमिनेटेड एरियाज में, उसने उसको 37 से बढ़ा के 40 कर दिया, और वो जो मुस्लिम मेजॉरिटी की सीटें थी कश्मीर वैलियों में, जो जिसकी टोटल तादाद जो थी वो 46 थी, उसको उसने जम्मू में जो 6 सीटें ऐड की हैं उसके मुकाबले में उसने वैली के अंदर सिर्फ 1 सीट ऐड की थी, यानी 47 से उसको 46 से 47 कर दिया था, जिसका ये साफ ये जाहिर था कि जम्मू में जो 6 सीटें ऐड की गई हैं और ये कश्मीर में गई है, उसका एडवांटेज देना था हिंदू कम्युनिटी को जम्मू के अंदर, ताकि वो जो नंबर ऑफ सीट्स हैं असेंबली के अंदर उसको जो है वो तब्दील किया जाए। फिर इसके साथ साथ उसने एक और काम किया कि एक जो नई डिलिमिटेशन और कॉन्स्टिट्यूंसी की गई थी कि उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो जम्मू में 1,25,000 और 82 लोगों की एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई, यानी कि वो उसके ऊपर बेस की कॉन्स्टिट्यूंसी को, जबकि वैली के अंदर कश्मीर वैली में जो कॉन्स्टिट्यूंशन का कॉन्स्टिट्यूंसी का जो परसेंटेज रखा गया या जिस प्रोपोर्शन पे बनाएगी वो थी 1,46,563 1,46,563 ये कश्मीर वैली में थी। तो इसका मतलब है कि वहां पे कोई 9,621 लोगों को उन्होंने ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में मैनिपुलेशन करके उनको वोट के हक से भी महरूम कर दिया। अब ये है बीजेपी की पॉलिसी। अब इस बीजेपी की पॉलिसी के अंदर अगर हम ये समझते हैं कि वो किसी तरह भी अपना कश्मीर को कोई स्टेटस कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक देना चाहेगा, तो वो नहीं है। वो तो चाहता है कि कश्मीर को किसी तरह कर्नाटका की तरह एक सूबा बना दे, मध्य प्रदेश की तरह एक सूबा बना दे, और ये सिर्फ इसलिए है कि उसको पता है कि वैली के अंदर जो जिस राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की स्ट्रक्चर तहरीक चल रही है उसके अंदर कोई बाहर का एलिमेंट नहीं है, वो जो है अंदर से उठी हुई है, और जो बुरहान वानी जैसे लोग जो है वो पैदा हो रहे हैं, और ये इतने डरपोक लोग हैं। नरेंद्र मोदी की एक गंदी नाली का कीड़ा है ये, अमित शाह गंदी नाली का कीड़ा है, जो वो अजीत कुमार डेविल है, वो इबलीस का भी बाप है। तो इन्होंने जो डिलिमिटेशन करके लोगों को आबाद करके उसके साथ साथ नंबर ऑफ सीट्स चेंज करके और वोटों का स्ट्रक्चर जो परसेंटेज करके इसने पूरे की पूरी जो
जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है बिल्कुल तब्दील करके रख दिया, बल्कि इन्होंने एक रीऑर्गेनाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी 2019 में, अगर आपको याद हो, नाफिज किया था। और उसमें उस एक्ट के अंदर उन्होंने जो जम्मू एंड कश्मीर की जो सीटें थी, जो कि 90 सीट होनी थी, जिसमें से आपने 26 सीटें जो हैं वो रिजर्व सीटें क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल को निकाल देना था, तो उसने उस प्लेबसाइट कमीशन के तहत उन सीटों के स्ट्रक्चर को भी चेंज कर दी। तो बात यह है कि ये तमाम चीजें तो इंडिकेटिव और ये आज से नहीं चल रही, ये तो कोई मतलब है 2022 जब से नरेंद्र मोदी आया है, और जो डिलिमिटेशन जो मैंने आपसे कहा 2019 और 2021 और 2022 में की गई है, उसके तहत तो ये पूरे कश्मीर के स्ट्रक्चर को चेंज होता है। और उसके ऊपर चाइना ने भी अपनी आवाज रेज की थी। यहाँ पे जनाब ब्रिगेडियर गजरफर अली साहब, रोजनामा जंग और जियो न्यूज़ से राजा हबीबुल्ला खान सीनियर तजियाकार आपसे बात करेंगे। जी ब्रिगेडियर साहब, हम देखते हैं कि मोदी सरकार ने 370 ख़त्म करके मकबूजा जम्मू कश्मीर की हैसियत ख़त्म कर दी। फिर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पार्लियामेंट की इस आइनी दहशतगर्दी पर मोहर सबत कर दी। अब लोकसभा के इंतखाबात के बाद मोदी सरकार आज़ाद कश्मीर पर एडवेंचर करना चाहती है, इसे आप किस नज़र से देखते हैं? आजाद कश्मीर पे एडवेंचर कर ले अगर उनका दिल करता है। उन्होंने बालाकोट में भी एडवेंचर किया था, आपको याद है। तो एडवेंचर से कोई नहीं डरता, मिस एडवेंचर है ये। बालाकोट में आए थे ना, 3 कौवे मारे थे। उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया था, पाकिस्तान ने इनके 2 जहाज गिरा दिए थे। एक जहाज इंडिया में गिरा था, एक पाकिस्तान में गिरा था। एक कैदी इन्होंने पकड़ लिया था, वो एक पायलट पकड़ा गया था अभिनंदन। उसके बाद इतने बेशरम है ये, इससे बड़ी बेशरम कौम हुकूमत दुनिया में नहीं है कि वो अभिनंदन जिसको पाकिस्तान ने पकड़ा था, इसको उन्होंने वीर चक्कर दे दिया बुला के, ये साबित करने के लिए कि अभिनंदन ने पाकिस्तान में गिर के बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था। अगर पाकिस्तान फौज न पहुंचती तो हो सकता है कश्मीर के लोग उसको मार मार के दुम्बा बना देते, क्योंकि वो पकड़ा गया था और पता चल गया था कि इंडियन है। उसके बाद आपको याद है इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया कि जी हम सर्जिकल, वो नरेंद्र मोदी फैशिस्ट है, ये हिटलर और मैसोलिनी का भी बाप है, आप यकीन करिए। तो वो कश्मीर में कोई मिस एडवेंचर कर रहे हैं कर ले, यहाँ पे कोई चूड़िया पहन के तो नहीं बैठे हुए ना। आपको पता है कि काउंटर एक्शन किया गया और इमीडिएट किया गया। आसिफ गफूर साहब जो पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर थे, वो टीवी पे आके उन्होंने कहा था कि हम वापस हिट करेंगे, वी विल चूज आवर ओन टारगेट और ओन टाइम, अपने टाइम पे और अपना टारगेट चूज करके हम इंडिया को मारेंगे। फिर क्या हुआ, उस जगह पे मारा गया जहाँ इंडिया का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठा हुआ था उस ब्रिगेड हेडक्वार्टर के अंदर नौशेरा वैली में। उसके इर्द गिर्द बम फेंके गए, चाहते तो उसको ब्रिगेड हेडक्वार्टर को भी उड़ा देते। तो ये बात कोई नहीं है कि जी हम कर रहे हैं। उसके ये कंफ्यूज इतने हैं कि उसी दौरान इन्होंने कंफ्यूजन में अपना एक हेलीकॉप्टर मार दिया जी। उसके अंदर 11 लोग थे, इनके उन 11 लोगों को मार दिया। तो ये बात ये नहीं है, उसने फैशिज्म फैलाया हुआ इंडिया के अंदर, दहशतगर्दी फैलाई। इंडिया के लोग मजबूर है। अभी कर्नाटका में इलेक्शन हुए थे पिछले दिनों, वहां पे रिपोर्ट्स आई थी, इंटरनेशनल मीडिया में आई थी कि बीजेपी ने और बीजेपी की जो दहशतगर्द थे उन्होंने जितने पोलिंग स्टेशन से 628 पोलिंग स्टेशन पे जाके वहां से पोलिंग स्टाफ को मारा और जितने वहां पे वो थे अपना बैलेट बॉक्सेस सबको कब्जे में ले लिया। तो इस तरह तो इंडिया का इलेक्शन हो रहा है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट का कल्चर क्या है? इंडियन सुप्रीम कोर्ट का वही कल्चर है जो इस रीजन में बाकी सुप्रीम कोर्ट का कल्चर है। वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के ऊपर जो फैसला दिया वो आपको याद है, इससे बड़ा स्टूपिड है खाना फैसला हो सकता है। जनाब ब्रिगेडियर गजनफर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी रहनुमाई की, सैर हासिल आपने गुफ्तगू की, बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू। जी राजा हबीबुल्ला खान साहब, मैं गुजारिश करूंगा इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? जी अंसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मकबूजा कश्मीर के हवाले से, और जिस तरह से मोदी सरकार जो है वो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और दुनिया भर में जिस तरह से वो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, और जो कुछ मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है, आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो अवाम है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने भरपूर ब्रिगेडियर साहब ने नुमाइंदगी की है, और जो मोदी की जो एक नफ्सियात है और उन्होंने उसे नाली के कीड़े से जो है वो तशबीह दी है, और जो है वो भारत में न सिर्फ अंसार साहब मुसलमान बल्कि जितनी भी वहाँ पे अक़लियतें हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे वो दलित हैं, सब जो हैं वो इस मोदी के जो है वो इंतहा पसंदी और इंतफा का शिकार हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि ख़ुद भारत के लिए भी ये जो है वो दुरुस्त नहीं है। जी आज का ख़ुसूसी प्रोग्राम आप समाअत फरमा रहे हैं। मेरी गुजारिश होगी
वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राजा हबीबुल्ला खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। इस प्रोग्राम में आप भी शामिल हों। हमारा नंबर नोट कीजिए 0582792705 चलते हैं अपने नेक्स्ट मेहमान की तरफ। जी सामीन, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है ब्रसल्स बेल्जियम में चेयरमैन जम्मू कश्मीर कौंसल, कश्मीर कौंसल यूरोप, जनाब अली रज़ा सैयद साहब। अली रज़ा सैयद साहब, कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने जनरल असम्बली में वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट पेश किया है जिसमें 2400 से ज़ायद इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं हिंदुस्तान ने जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में की हैं, वो रिपोर्ट पेश की है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये अच्छा स्टेप है और मैं समझता हूँ कि हमें जहाँ भी मौका मिले कोशिश करनी चाहिए कि हम भारत की जो ऑक्यूपेशन फोर्सेस वहाँ पे एट्रोसिटीज कर रही हैं या जो जुल्म हो रहा है उसको बेनकाब किया जाए और इंटरनेशनल कम्युनिटी तक पहुँचाया जाए, पब्लिक तक पहुँचाया जाए, ताकि उसके जो उनकी पॉलिसी है उसको रोकने में हम कामयाबी हासिल कर सकें। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये अच्छी मूव है। इसी तरीके से हमें मजीद जो जितने जो पावर कॉरिडोर्स हैं उन ममालिक के जो असरअंदाज हो सकते हैं, तो उनमें भी हमें इन ऐसे दोषिए ऐसी जो इंफॉर्मेशन है उसको पहुंचाने में, और खासकर जो इस्लामाबाद में एम्बेसीज हैं उनके थ्रू भी उनकी गवर्नमेंट को मैसेज पहुंचाया जा सकता है, बताया जा सकता है कि ये फैक्ट्स एंड फिगर हैं और ये भारत वहाँ पे कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी एक मूव है। इसी तरह मजीद जो है ना, जो एट्रोसिटीज हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं, उनको इंटरनेशनल फोरम पे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में थ्रू प्रॉपर चैनल उसको करना चाहिए। जनाब अली रज़ा सैयद साहब, भारतीय पंजाब के जो साबिक वज़ीर आला हैं, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ है, चरणजीत सिंह चुन्नी, उन्होंने अभी स्टेटमेंट दी है कि भारतीय फ़ौज और भारतीय हुकूमत मोदी सरकार ने पुंछ के अंदर मकबूजा जम्मू कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है और ये उसी की कॉपी कही जा रही है जैसा कि पुलवामा अटैक किए गए थे। तो क्या कहते हैं इस हवाले से अली रज़ा सैयद साहब आप? देखिए, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जब से मोदी सरकार आई है उससे पहले भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो मसलसल हो रहे हैं, और जब भी ये इलेक्शंस आते हैं खासकर, तो इसमें इस किस्म के जो मंसूबे हैं भारतीय सरकार के, वो इनको इस्तेमाल करते हैं ताकि अपनी पब्लिक में हमदर्दियां हासिल कर सके और खासकर इलेक्शन पीरियड में वो वोट हासिल कर सके। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। आपने देखा होगा कि पहले भी किस तरीके से इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान किस तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होते रहे हैं, और ये तो काफी लोग जो हैं काफी अरसे से कह रहे हैं कि भारत के जो इलेक्शन है उससे पहले भारत कुछ भी कर सकता है, मोदी सरकार इस पे कुछ भी कर सकती है, कोई भी बहाना ढूंढ के उस पे वो कोई अपनी हमदर्दियां भी हासिल कर सकते हैं और मजीद जो है ना वो कोई एडवेंचर भी कर सकते हैं। जनाब अली रज़ा सैयद साहब, यहाँ पर रोजनामा जंग और जियो न्यूज़ से सीनियर तजज़ियाकार राजा हबीबुल्ला खान साहब आपसे बात करेंगे। अली रज़ा साहब, आप देखें कि मोदी सरकार जो है उसकी जो हिंदुत्वा पॉलिसी है, जो दहशतगर्दी की पॉलिसी है, उससे वो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर तक जो है वो दहशतगर्दी को फैला रही है, टारगेट किलिंग कर रही है। और अब ये भी जो है वो इलेक्शन के दौरान ये चीज़ सामने आई है कि इस लोकसभा के इलेक्शन के बाद आज़ाद कश्मीर में भी वो कोई एडवेंचर करना चाहते हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? मेरी अपनी सोच के मुताबिक जो इस वक्त मोदी सरकार है वो कुछ भी कर सकती है, और वो क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं, दुनिया के जो हालात हैं, दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पे लगी हुई हैं, यूक्रेन पे लगी हुई है, तो इससे ये इस मौके से फायदा उठाते हुए मोदी सरकार कुछ भी कर सकती है। इसलिए हमें विजिलेंट रहना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि आलमी बरादरी को
इसके बारे में जो है आगाही देती रहनी चाहिए कि ये भारत की स्ट्रेटेजी है कि वो किसी न किसी तरीके से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अपने वोटर्स को ताकि वो मेजॉरिटी हासिल कर सके, और मकबूजा कश्मीर के अंदर भी जो इस वक्त जो सिचुएशन है उससे पता ये चल रहा है कि जो मोदी सरकार है वो चाहते हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर अपनी एक मेजॉरिटी ला के और उसके बाद वो कुछ रबर स्टैम्प से इस अपनी जो उनके मंसूबे हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। जनाब अली रजा सैयद साहब, आपने एक कीमती वक्त अनायत फरमाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी मेहरबानी। जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब क्या कमेंट करेंगे अली रजा सैयद साहब ने जो जी अंसार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अली रजा सैयद साहब जो हैं उन्होंने उनकी कश्मीर के हवाले से जो है वो बड़ी गहरी निगाह है, और नितवा सरकार जो है मोदी सरकार उससे उनका कहना है कि उससे कुछ भी तवक्को की जा सकती है, और इसका माजी में जो वो 2 इलेक्शन जीते हैं उसमें भी जिस तरह से उन्होंने वो अपना इलेक्शन लड़ा और जिस तरह से वो पुलवामा का वाक़या और दीगर भी इस तरह के वाक़यात जो हैं, इसलिए उनसे कुछ भी बईद नहीं है। लेकिन इस हवाले से ये है कि हमें बैसियत कौम जो है और माशाल्लाह हमारी मसल्ह फ़ौज पाकिस्तान जो हैं वो हर जो है जारियत का, हमारे जो शाहीन हैं, हमारे जो पायलट हैं पाक फ़ौज के, वो हर वक्त माशाल्लाह इस के हवाले से तैयार हैं। इससे पहले भी जो है वो एडवेंचर की कोशिश की गई और भारत को जो है वो मुंह की खानी पड़ी थी। अब भी अगर मोदी सरकार ने कोई ऐसा इकदाम उठाया तो कश्मीर का जो बच्चा है मसल्ह फ़ौज पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने एक इंच ज़मीन की हिफाजत करना जानता है इंशाअल्लाह ताला। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। हमने देखा है कि अहले हक बेशक तादाद में कम हों, बेशक ज़ाहिरी ताकत में कम हों, लेकिन उनका मौक़िफ़ दुरुस्त जब होता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद करते हैं। और दुनिया में कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि कमज़ोर ग्रोह बज़ाहिर ताकतवर ग्रोहों के ऊपर गालिब आए हैं। मॉरल जो एक स्टांस है ये सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। अब हम बढ़ते हैं जनाब अपने प्रोग्राम के अगले मेहमान की जानिब। आप समात फरमा रहे हैं ख़ुसूसी प्रोग्राम वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। जी सामीन, हमें ज्वाइन किया है दानश्वर, कॉलम निगार, पॉलिटिकल कमेंटेटर जनाब मुर्तज़ा दुरानी साहब ने। जनाब मुर्तज़ा दुरानी साहब, आप कैसे देखते हैं इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर में 11 मई को जॉइंट एक्शन कमेटी ने एहतजाज की कॉल दी है, दूसरी तरफ वो रुका सामने आया है, तमाम अखबारात में उसका जिक्र हो रहा है, जिसमें FC और PC पंजाब कांस्टेबलरी और फ्रंटियर कांस्टेबलरी नीम फौजी दस्तों को तलब कर लिया गया। बज़ाहिर कहा गया कि जो चीनी यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन लेटर में मेंशन है कि इन लोगों को निमटने के लिए भी शायद उनको इस्तेमाल किया जाए। इस सिचुएशन को आप क्या कमेंट करेंगे? हमने सुना है कि पीपल्स पार्टी जितनी सियासी जमातें उन्होंने मुखालफत की है इस चीज़ की। जी बहुत शुक्रिया अंसारी साहब। बिल्कुल ये बड़ा एक सेंसिटिव इशू बन गया आज़ाद कश्मीर में। अब पाकिस्तान की फोर्सेज आज़ाद कश्मीर में अगर ला के वैसे तो पाकिस्तान को हम अपना किबला काबा मानते हैं कश्मीरी, लेकिन आज़ाद कश्मीर पुलिस और फिर आज़ाद कश्मीर के जो इदारे हैं उन पर फिर ये अदम एतमाद एक लिहाज से हमें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की जानब से दिखाई दे रहा है कि उन्होंने शायद अपने इदारों पर एतमाद नहीं किया। आपने देखा होगा पिछले साल जो है वो बल्दियाती इलेक्शन कराए नहीं पुलिस के, हमारे जो रेंजर्स आज़ाद कश्मीर रेंजर्स और पुलिस ने, और कोई एक पत्ता भी नहीं टूटा। इतना बड़ा इलेक्शन था, बल्दियाती इलेक्शन में आपको पता बड़े खून खराबे का अंदेशा होता है, लेकिन इसी फोर्स ने आज़ाद कश्मीर में पुरअमन तरीके से पोलिंग कराई, बल्दियाती इलेक्शन करवाए। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है वो इश्यूज हैं जो आज़ाद कश्मीर पुलिस खुद ही उसको हैंडल करती है, टैकल करती है। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये किस तरफ से इनको आइडिया आया या किसने इनको मशवरा दिया कि पाकिस्तान से जो है वो FC और PC की जो है वो तैनाती की जाए। हालांकि कल वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने इसकी वजाहत भी की है कि ये जो है वो एक सेकंड फोर्स के तौर पे इस्तेमाल की जाएगी। तो इसका मतलब है कि मुजाहिरीन या फिर एहतजाज की इतने बड़े पैमाने पे तैयारी हो रही है कि वज़ीर-ए-आज़म को जो है वो पाकिस्तान से फोर्सेस बुलानी पड़ रही हैं, उनको
कंट्रोल करने के लिए। मुझे तो नहीं लग रहा था, ये तो एक शहरी मूवमेंट है, लोगों ने अपने हकूक के लिए अपने एहतजाज रखा हुआ है। कोई ऐसा मुझे नहीं लग रहा था कि कोई अवाम जो है वो खून खराबा की तरफ जा रहे हैं। तो अब जब ये फोर्सेस आ गई हैं, अब लोगों में शायद खौफ और आस पाया जा रहा है, या फिर वो लोग जो बीच में तीसरे जो अनासर होते हैं, जो बीच में आपको पता है कि वो इस सूरत हाल का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, शायद वो खराबी करेंगे। और ये सारा जो मुद्दा है ये फिर उन फोर्सेस पे पड़ेगा जो पाकिस्तान से आई हैं, और फिर ये इल्जाम लगेगा कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने कश्मीरियों पर जुल्म और सितम की एक नई जो दास्तान रकम की है, जो फिर इंडिया इसको एक्सप्लॉइट करेगा। जनाब मुर्तज़ा दुरानी साहब, आप इस चीज़ को क्या कमेंट करेंगे कि चौधरी अनवारुल हक साहब ने 10 माह से जो तहरीक जारी है बिजली के नाजायज़ बिल्स के ख़िलाफ़, अनवारुल हक साहब ने ख़ुद लोगों के साथ मुज़ाकरात किए, मिनट्स ऑफ द मीटिंग मुरतब किए, और अल्हम्दुलिल्लाह एक भी वादे पर उन्होंने अमल नहीं किया। इसकी क्या वजह है? क्या वफाक उनकी बात नहीं सुन रहा, या उनकी पॉलिटिकल वेट में कमी है कोई? देखिए अंसारी साहब, वफाक की तो बात नहीं है। वफाक के सामने जो इशूज रखेंगे, चाहे वो आज़ाद कश्मीर की बिजली के हों, आटे पे सब्सिडी के हों, बाकी जो इशूज हैं, लेकिन मसला ये है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत की इस वक्त सिचुएशन के वो एक दूसरे समझ लें कि डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। जिस तरह आज़ाद कश्मीर हुकूमत में 3 जमातें जो है इस वक्त स्टेक होल्डर हैं, अब जिसमें आपने खुद ही जिक्र किया, पीपल्स पार्टी जो है वो पहले ही अपोज कर रही है, मुस्लिम लीग नवाज ने भी किसी हद तक जो है वो अपोज कर दिया। अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की बैसाखियों के सारे जो हुकूमत खड़ी है आज़ाद कश्मीर में, वो जो है इतने बड़े फैसले करने की या पोजीशन में नहीं है। मैं समझता हूँ कि उनके पास वो मैंडेट ही नहीं है कि वो इतना बड़ा जो है डिसीजन करें, क्योंकि सस्ती बिजली, सब्सिडी वाले आटे और ये वाले जो बड़े इशू हैं, इस पर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होंगे, और वो फिर फेडरल गवर्नमेंट ने हमारी जो आपको पता है खसारा पूरा करना होता है। तो अभी तक तो उन्होंने सिर्फ वादे ही किए, फेडरल गवर्नमेंट के साथ तो बात नहीं की। अगर वो सीरियसली बात करते हैं इन जमातों को अपनी ऑन बोर्ड लेके, तो इस वक्त तो वफाक में पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो इत्तेहादी जमातें हैं, तो वो उनकी हुकूमत है, तो वो कर सकते थे इन इशूज को एड्रेस। लेकिन आप देख लें कि वो उन्होंने मुज़ाकरात के नाकामी के बाद भी, या फिर आप समझ लें कि अपने वादे जो पूरे ना करने के बाद एक समझ लें कि आप मुजाहिरीन को उन्होंने एक मैसेज दिया कि अब आपके साथ जो है ना सख्ती से निपटेंगे, और फिर पाकिस्तान से उन्होंने फोर्सेस बुला ली। बिल्कुल सही। जनाब मुर्तज़ा दुरानी साहब, यहाँ पर रोज़नामा जंग और जियो न्यूज़ से राजा हबीबुल्लाह खान साहब आपसे बात करेंगे। जी दुरानी साहब, हमारे लिसनर्स हैं, एक लंबी लाइन है, मैं 1-2 के नाम भी ले लेता हूँ। गुलाम मुस्तफ़ा, इसी तरह सदनोती से जनाब अख्तर अब्दुर्रहमान साहब, फिर अफसर सदुज़ई साहब हैं रावलाकोट से। ये इनका एक मजमूई सवाल ये है कि आज़ाद कश्मीर की जो पार्लिमानी रवायात रही हैं माजी में, वहाँ इस तरह होता था कि कोई पुंछ से अगर कोई सदर है तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से, मीरपुर से कोई वज़ीर आज़म है, या फिर मुज़फ़्फ़राबाद से कोई सीनियर वज़ीर है, या कोई इस तरह कि वो जो तमाम 3 डिवीज़न है उन्हें जो है वो नुमाइंदगी मिलती थी। लेकिन इस दफ़ा ये देखने में आया कि सदर का तल्लक भी जो है, सदर रियासत भी उनका मीरपुर डिवीज़न से है, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का तल्लक भी मीरपुर डिवीज़न से है। इससे जो है वो आज़ाद कश्मीर में जो ये तहरीकें उठ रही हैं, और जो एक एहसास से महरूमी पाया जाता है दीगर अज़ला में, और ये एक तकसीम दर तकसीम जो है उसकी तरफ हालात जा रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक डिवीज़न को जो है वो नुमाइंदगी दे दी गई है, जबकि माजी में ये होता था कि पुंछ और मुज़फ़्फ़राबाद को भी जो है इस बड़े इक़्तिदार के हिस्से में जो है शामिल किया जाता था। इस हवाले से, इस सोच के हवाले से, ये जो हमारे लिसनर्स हैं, इन्हें क्या आप बताएंगे इस हवाले से? बिल्कुल साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये रवायात रही हैं कि 2 बड़े ओहदे जो होते थे वो एक डिवीजन, और फिर 3 डिवीजन बन गए जब हमारे पुंछ डिवीजन, तो फिर 3 जो ओहदे थे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और स्पीकर, तो ये फिर 3 डिवीजन में तकसीम किए जाते थे। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ऐसी बन गई, आपने देखा कि PTI ने जो 2001 में इलेक्शन विन किया, तो फिर पुंछ से जो है वो क़य्यूम नियाज़ी साहब जो है प्राइम मिनिस्टर उन्होंने नामजद किए, और मीरपुर डिवीजन से प्रेसिडेंट बैरिस्टर सुल्तान नामजद हुए। इसी तरह फिर उन्होंने स्पीकर जो है वो चौधरी अनवारुल हक साहब को वहाँ से मेंबर से कर दिया। तो अब
उसके बाद जब कयूम न्याजी साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आई तो फिर ही समझ लें पुंछ से ही वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास जो है वो मुंतखब हुए। लेकिन जब अनवारुल हक साहब स्पीकर से एलिवेट होकर वज़ीर आज़म बने तो उस वक्त ये सिचुएशन कायम पैदा हुई जो आपने अभी बताई कि एक ही डिवीजन में सारे ओहदे आ गए। तो ये जाहिर है आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एक ओहदा जो मुजफ्फराबाद को गया उसमें स्पीकरशिप का जो ओहदा वो आईनी ओहदा वो मुजफ्फराबाद डिवीजन में गया, लेकिन इस वक्त पॉइंट डिवीजन में शायद कोई बड़ा ओहदा नहीं है। इसके लिए कोई फ्यूचर में शायद सिचुएशन ऐसी डेवलप हो, लेकिन जब ये पॉलिटिकल चेंज होती है विद इन हाउस या अदम एतमाद के जरिए तो फिर आप देखते हैं कि उस वक्त ये नहीं देखा जाता कि कौन सा डिवीजन महरूम रह जाएगा या कौन सी डिवीजन में बड़ा ओहदा आ जाएगा। बस उस वक्त एक चेंज की सिचुएशन होती है। अब हो सकता है नई चेंज आए तो उसमें कोई बाकी जो है वो महरूमियाँ खत्म हो सकें और फिर अवाम के जो आपके सवालात हैं ये फिर इस तरह के सवाल ना आए। जनाब मुर्तज़ा दुरानी साहब, आपने कीमती वक्त अनायत फरमाया, हमारी रहनुमाई की, बहुत शुक्रिया आपका सर। जी, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले मेहमान की जानिब और उनकी राय को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी सामीन, हमें ज्वाइन किया है रोज़नामा जम्मू कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले अवामी अखबार के चीफ एडिटर जनाब आमिर महबूब साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव जम्मू कश्मीर डिजिटल के। आमिर महबूब साहब, आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने 11 मई के एहतजाज को निमटने के लिए FC और PC को बुलाने के लिए लेटर लिखा है, इस पे आप क्या तबसरा करेंगे सर? देखिए, एक तो ये बात है कि वो जो लेटर लिखा है वजारत दाखिला की जानिब से, और खासतौर पर जिस लेटर का ये जिक्र किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, जिस पे कल भी प्राइम मिनिस्टर ने प्रस्ताव किया है, इस लेटर को बेसिकली सोशल मीडिया पे और अखबारात में मैंने ब्रेक किया था। और उस लेटर में जो है जुनैद अंसारी साहब, उस लेटर में अगर वो चाइनीज सिक्योरिटी की हद तक होता तो उस लेटर का जो दूसरा पैराग्राफ है जहाँ से एडिशनल जो उन्होंने अल्फाज लिखे हुए हैं उसमें बड़ा ही कम्प्रिहेंसिव उन्होंने लिखा हुआ है कि जी ये 11 मई को और ये जो है क्या कहते हैं शटर डाउन और व्हील जैम और इसी तरह जो है वो सब नेशनलिस्ट का लफ्ज भी उनके लिए इस्तेमाल हुआ हुआ, सरफसान नासिर का भी लफ्ज इस्तेमाल किया, तो उन्हें हमने फेस करने के लिए ये सारा कुछ चाहिए। जिसके ऊपर ये देखें ना कि हम अगर बाज़ औक़ात लोग समझ रहे होते हैं कि मसाफी जो है बिल्कुल ही जो है वो कोई तनकीद बराए तनकीद, हमेशा से ये कहते रहे हैं कि ये रास्ता ठीक नहीं है, इसके ऊपर रद्द अमल होगा। और हमने जब देखा कि 50 की दहाई में उस वक्त जो है वो पंजाब कांस्टेबल बुलाई गई तो फिर 7 आज़ाद कश्मीर को उस वक्त सदारती निज़ाम होता, 7 सदर तब्दील करने पड़े, फिर भी मामला ठीक नहीं हुआ था। तो मैं तो ज़हनी तौर पे इस बात के मुखालिफ हूँ। इस बात पे इत्मीनान जरूर है कि हुकूमत ने इस चीज को जो है वो मीडिया पे आने पे और सोशल मीडिया पे आने पे और इशू बनने के बाद इस बात का जरूर इरादा किया है कि अभी जो ये जो फोर्स है वो आज़ाद कश्मीर के मजलूम अवाम और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से अपना हक मांगने वालों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। अब इस भी सारे जो इशू है इसका जो जिम्मेदार है, जो खत लिखा है वो वजारत दाखिला ने लिखा है ना। अब वजारत दाखिला का जो वो वजीर है कर्नल वकार नूर, वो कर्नल साहब जो है वो अभी तक छुपे हुए हैं, दोबारा मार्केट में नहीं आए। आके जनाब वाला वो क्या के भाग जाते हैं जी कि ये फोर्स हमने इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आपने इस्तेमाल नहीं करनी तो आपने लेटर में क्यों लिखा हुआ है? मैं गैर जरूरी है ना। जी जी जी, इसका मतलब ये प्रोफेशनल नहीं है। अब उस लेटर ने जो है वो इन्हें जो है वो मुसीबत में डाला हुआ है। और बेसिकली मैं कहता हूँ कि हुकूमत को जो है वो उस लेटर का जो है वो उसे उसकी तरदीद करनी चाहिए और जो हमने लगाए हैं। दूसरी ये बात है, अगर तरदीद नहीं करते तो उन लेटर की अगर ड्राफ्टिंग में गलत है तो उनको सजा दे देनी चाहिए। अदरवाइज कर्नल वकार नूर साहब को ये बताना चाहिए कि उन्होंने ये अल्फाज, ज़ाहिर वज़ीर दाखिला तो वो है जी, उन्होंने ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए? क्योंकि ये कर्नल वकार नूर और अनवारुल हक साहब जो है एक दूसरे के पीछे छुपते हैं। तो अब ये जो है वो खेल काफी हद तक लोग इन्हें वो पहचान गए। मेरा ये ख्याल है कि अब इलेक्शन कमेटीज और आज़ाद कश्मीर के अवाम जो है वो इनके चक्कर में शायद नहीं आने के लिए तैयार और इनके ऊपर उनका एतमाद भी खत्म हो गया। जी आमिर महबूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त अनायत करने का, मेहरबानी सर। जी राजा हबीबुल्लाह खान साहब, मैं गुजारिश करूंगा प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। जी अंसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो हमारा प्रोग्राम था इसमें आज़ाद कश्मीर में जो है वो जो तहरीक चल रही है बिजली के हवाले से और आटे के हवाले से जो है उसमें बड़ी तफसील के साथ बात हुई उस हवाले से। फिर इसी तरह मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल है कश्मीर इशू के हवाले से बड़ी डिटेल के साथ बात हुई। और आज के हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान थे वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली जो हैं दफ़ाई तजिया कार, इसी तरह
चेयरमैन कश्मीर कौंसल यूरोप जनाब अली रज़ा सैयद साहब थे, सबक मशीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर जनाब मुर्तज़ा दुरानी साहब, और अभी हमारे साथ चीफ ऑडिटर रोज़नामा जम्मू कश्मीर व डिजिटल जनाब आमर महबूब साहब हमारे साथ महव गुफ्तगू थे। अंसार साहब, हमें अपने सुनने वालों जो हैं उनके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी सामीन, आज के इस प्रोग्राम से मैं इस पॉजिटिव नोट के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अहले हक बज़ाहिर नहीफ हों, कमज़ोर हों, लेकिन उनका मौक़िफ़ हमेशा मजबूत होता है और अल्लाह ताला उनका साथ देता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के बहन भाई जल्द आज़ादी हासिल करेंगे। रही बात आज़ाद कश्मीर में 11 मई के एहतजाज पर ताकत इस्तेमाल करने की, तो किसी भी गैर दानिशमंदाना किस्म की हरकत से गुरेज किया जाए। ये अपने लोग हैं, मेहरबानी करके लोगों के इशूज़ को एड्रेस करें। आज के प्रोग्राम से राजा हबीबुल्लाह खान, जुनैद अंसारी इजाज़त चाहते हैं। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।